नमस्कार, प्राइम 4 देख रहे हैं आपने आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइम 4 की शुरुआत इस और चलिए बात आज की एक और बड़ी खबर की करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी रण शुरू हो चुका है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे और राज्य की दो बड़ी पार्टियां सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेता और फायरब्रांड नेताओं के चुनाव प्रचार का प्लान रेडी है। दूसरी तरफ है ममता बनर्जी, जिनके चुनावी रणनीति में निशाने पर अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि उनकी चुनावी रणनीति में चुनाव आयोग पर निशाना साधना भी है। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जो कि वो लगातार हमला चुनाव आयोग पर बोलती आई। इधर बंगाल के चर्चित आरजी कर अस्पताल में हुए रेप कांड की पीड़िता की मां ने भी ममता बनर्जी को खुला चैलेंज दे दिया है। तो ममता के खिलाफ इस चुनाव में 3 मोर्चे खुलते दिख रहे हैं। पहला बीजेपी, दूसरा चुनाव आयोग और तीसरा पीड़ित महिलाओं का मोर्चा। आज इन तीनों मोर्चों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ममता दीदी कैसे चुनाव आयोग पर फायर हो चुकी हैं। दरअसल ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच एसआईआर पर लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन 15 मार्च को पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान के साथ ही यह टकराव और तेज हो गया। चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने बंगाल में ताबड़तोड़ तबादले किए, जिसके बाद गुस्साई ममता बनर्जी ने एक के बाद एक चुनाव आयोग पर हमले करना शुरू कर दिए। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले चुनाव आयोग को 3 पेज की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और चुनाव आयोग के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाए कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश हो रही है, ताकि कमान केंद्र के पास चली जाए। ये तमाम बड़ी बातें ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखी। अपने 3 पेज की चिट्ठी में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को क्या लिखा, उसकी बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या उन्होंने लिखा। उसमें सबसे पहली बात जो उन्होंने प्रमुख बिंदु लिखी वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक मर्यादाओं की सीमाओं को पार कर दिया है। एसआईआर शुरू होते ही ईसी ने पक्षपातपूर्ण काम किया, ये ममता बनर्जी के आरोप है, जो कि इस चिट्ठी में लिखा गया। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 का दुरुपयोग कर रहा है। पिछले 4 दिनों में मनमाने तरीके से ट्रांसफर किए गए, ये ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा। एक तरफा ट्रांसफर से प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हुई हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। इलेक्शन कमीशन के एक तरफा फैसले लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस चिट्ठी में ममता ने लिखा। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से आपातकाल जैसे हालात बने हुए, ये ममता दीदी ने लिखा। इलेक्शन कमीशन के एक्शन से राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति होने का डर जता रही है ममता बनर्जी। ममता दीदी की इस चिट्ठी के बाद देश में चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर सियासत तेज हो गई। विपक्ष खुलकर ममता दीदी के समर्थन में उतर आया है। इस प्रकार वहां के जितने टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, जिनको वहां से हटाया गया है, वो कोई निष्पक्ष चुनाव के लिए नहीं हटाया गया है, स्वतंत्र चुनाव के लिए नहीं हटाया गया। इस एक्ट से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो, मोदी जी को कितना फायदा हो, इस निमित्त चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई की। मैं सीधे कहता हूं, आर्टिकल 356 उसका प्रोमलगेशन नहीं हुआ, लेकिन हकीकत वही है। आपने टेक ओवर कर लिया पूरे राज्य को, और ये मैं समझता हूं पूरी एक फेडरल अवधारणा जो हमारी थी। तुम बयान दिलाते हो कि लेडीज बाहर निकलो, बेलन और चिमटा से हमला करो, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था के लोगों पे जो एसआईआर कर रहे हैं, जो लोग वहां बाढ़ आती है उनको दवाई खाना लेके जाते हैं, उनके तुम सर फोड़ते हो। जो ईडी की टीम वहां पे जो भ्रष्टाचार जांच करने जाते हो, कागजात देने के बजाय उनको कागज छीन लेते हो, इसलिए तुम्हें सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है। तो क्या तुम कहीं गलतफहमी में हो कि तुम्हारा पश्चिम बंगाल तुम्हारा अलग देश है? वो हमारा देश है, भारत देश है, भारत देश का हिस्सा है। और बड़ी खबर यह है कि बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर का मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच चुका है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने बतौर वकील एक पीआईएल दाखिल की है और चुनाव आयोग के आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर सवाल उठाए। टीएमसी सांसद ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर ये तबादले किए गए, जो संवैधानिक
रूप से गलत है। कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की अपील भी टीएमसी नेता ने की। Today, one PIL has been filed against the Election Commission. In that PIL, the challenge is that the way the Election Commission is transferring the IPS officer without any rhyme or reason, and also sending them to the different states. Election Commission does not run the government. That's the most fundamental point. By an indirect way, he wants to run the government in West Bengal at the dictate of the BJP. उसको कोई विश्वास नहीं करता। इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है। इस बार ये लोग जाने वाला है और 3 डिजिट में नहीं होगा, डबल डिजिट में रहेगा टीएमसी। मान के चलिए डबल डिजिट, 100 के नीचे। तो दावे अपने अपने सभी के हैं, लेकिन ममता बनर्जी जो बातें कह रही हैं चुनाव आयोग को लेकर, वो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि क्या संविधान से इतर सारे काम चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे हैं। दो बेहद खास मेहमान आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के वाइब्रेंट प्रवक्ता स्वयं पुरोहित जी जुड़ गए हैं। स्वयं दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। स्वयं दादा, शुरुआत में आपसे करता हूं। जो ममता दीदी के चिट्ठी के प्रमुख बिंदु हैं, इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक मर्यादाओं की सीमा पार कर दी, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनी इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा है, मनमाने ट्रांसफर किए गए और बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात कही गई। ये जो बातें ममता दीदी कह रही है स्वयं दादा, इसके क्या आधार है? नहीं, आधार स्पष्ट है, सब दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जिस तरह से जब से एसआईआर की घोषणा हुई है, मनमाने तरीके से ये पूरा अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी, इनके जो नेता है, ये जैसा बोलते हैं वैसे। अगर आप इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है राज्य सरकार को चलाना, वो राज्य सरकार में जो हस्तक्षेप कर रहे हैं, अभी यहाँ पे चुनाव की घोषणा हुई है और आप जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों के तबादले अन्य राज्यों में कर रहे हैं, और आसाम में आप देखिए वहां पे कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां पे एसआईआर भी आपने नहीं किया, वहां सिर्फ आपने समरी रिवीजन करके छोड़ दिया। और यहां पर आपके नेता बोलते थे 1.5 करोड़ रोहिंग्या, और वो 1.5 करोड़ रोहिंग्या में अभी कितने रोहिंग्या पकड़े गए, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है। जब हमारे नेता अभिषेक बनर्जी मिलने जाते हैं और उनको अंगुली दिखा करके इलेक्शन कमीशन बात करता है कि आप लोग की बात ठीक है, हम लोग ने सुन ली है। ये जो एरोगेंसी है, ये जो डिक्टेटरशिप है, ये अपने आप में एक डार्क वैक्यूम तैयार कर दिया है कि हम जैसे भी हो, हमको बंगाल को जीतना है। मगर उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितना बंगाल पर से हमला करेंगे, ठीक है, घायल शेरनी की तरह ममता बनर्जी। लेकिन स्वयं दादा देखिए, मैंने आपको बीच में टोका नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरी बातों का थोड़ा पॉइंटेड जवाब देंगे। ममता दीदी ने अपनी चिट्ठी में एक बात कही, उन्होंने जिक्र किया आर्टिकल 324 का। आर्टिकल 324 का अधिकार मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। यह कहता है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, ये पूर्णतया स्वायत्त अधिकार होते हैं चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग इसी आर्टिकल के तहत सबसे निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाता है, यह हमारे संविधान में लिखा गया है। तो ये तो, और इस आर्टिकल के तहत स्वयं दादा चुनाव आयोग के पास पूरे राइट्स हैं कि वो किसका ट्रांसफर कहां करना चाहता है। फिर आप कैसे कह रहे हैं सब कुछ असंवैधानिक है? मगर किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है, हम तो ये बात कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे, हम उनके अधिकारों की समीक्षा नहीं करने बैठे। स्वयं दादा, ये आप कैसे तय करें कि बीजेपी के दबाव में ट्रांसफर हो रहे हैं? अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि आप मत करिए। आपको बार बार कहा जा रहा है, मई को भी चिट्ठी लिखी है, हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस मैटर। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब लेते हैं स्वयं दादा, लोगों को आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। उसके बारे में कह रहे हैं सौरभ सिकदर जी, स्वयं दादा बहुत खुलकर कह रहे हैं असम में तो ऐसा नहीं हुआ जितने ट्रांसफर आप इस वक्त बंगाल में कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं बीजेपी सारी चीजें करवा रही है, एक एक जो तबादले हो रहे हैं वो बीजेपी की देन है पश्चिम बंगाल में। क्या कहेंगे सर? देखिए, जब लोगों के पास कोई और एक्सक्यूज नहीं होता है, बहाना नहीं होता है, तो तब वो जो चाहे वो बोल सकता है। देखिए, ये जो एसआईआर बंगाल में जब से होने का बात इलेक्शन कमीशन ने किया है, बीजेपी तो इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो ये ममता बनर्जी और उसके पार्टी इसको रोकने का सारा प्रयास किया। सबसे पहले तो बोला कि इसको हम यहाँ बंगाल में होने ही नहीं देंगे, लागू ही नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके
कोई कसर नहीं छोड़ा कि बंगाल में एसआईआर ना हो। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ स्वयं दादा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा और स्पष्ट लाउड एंड क्लियर बोला एसआईआर बंगाल में होगा और एसआईआर बंगाल में हो रहा है। दूसरी बात है, जहां दूसरे राज्य के बाद बार बार बोल रहा है असम और बाकी बात का, तो इस याचिका ने तो यह भी बताया गया था कि असम में हो रहा है, बंगाल में, असम में नहीं हो रहा है, बंगाल में क्यों हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब भी दे दिया, बहुत स्पष्ट रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया और चुनाव आयोग ने भी दे दिया। आप दोनों चीज का राय एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, ये जो ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल्स है, ये तो इलेक्शन का एक नॉर्मल प्रोसीडिंग से, क्योंकि पर वो यही सवाल पूछ रहे हैं ना कि मैं 10 सेकंड, हाँ सौरभ जी जल्दी से 10 सेकंड में 10 सेकंड आ रहा हूं स्वयं दादा। इस प्रशासन के ऊपर जनगण बंगाल वासियों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये तृणमूल का दलदास हो गया है, इसीलिए लोग को हटा। ठीक है स्वयं दादा प्लीज जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। स्वयं दादा जल्दी से। आधे रात को 12:30 बजे नंदिनी चक्रवर्ती को आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रात को 12:30 बजे एक महिला को, क्या उसके पास मैसेज जा रहा कि रात को 12:30 बजे? ऐसी क्या हड़बड़ी है भाई? ऐसी क्या हड़बड़ी है? ये जो रवैया जो ये अपना रहे हैं ना, नहीं लेकिन स्वयं दादा जो आपने नंदिनी जी का जिक्र किया, जिस अधिकारी का जिक्र आपने किया, मान लीजिए कि इनका सुबह तबादला हो जाता तो भी क्या फर्क पड़ जाना था? बिल्कुल नहीं, तो उससे कौन सा चुनाव प्रभावित हो जाता? मतलब अगर सुबह तबादला हो जाता, रात में तबादला हुआ तो चुनाव प्रभावित हो गया, ऐसा कुछ कह रहे हैं? चुनाव तो अभी बाकी है, चुनाव तो अभी भारतीय जनता पार्टी के, वही जो आप आरोप लगा रहे कि रातों रात किसी अधिकारी का तबादला हो गया, वो तो अगले दिन हो जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था। सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी की अभी कास्टिंग भी रिलीज नहीं हुई है, 294 सीटें भी रिलीज नहीं हुई है। ये अभी अधिकारियों के हिसाब से कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अधिकारियों को तबादला करें, किस पे प्रेशर करें। ये 30-40 दिन, एक महीने की बात है, आप करते रहिए। देखिए असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा देश के अंदर में महंगाई है। असली मुद्दा पेट्रोल डीजल के अंदर में जिस तरह से आग लगी हुई है, जलजला शेयर बाजार में लगा हुआ है, लोगों के, ये सरकार के नियंत्रण में नहीं है। स्वयं दादा ये मुद्दे तो खुद दीदी उठा रही है ना। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो केंद्र के स्तर पर सारी बातों का जवाब देना है, राज्य के स्तर पर सियासत तो दीदी को करनी है ना। लेकिन दीदी कभी एसआईआर की बात पर उलझाती हैं, कभी किसी और बात पर उलझाती हैं, अभी वो चुनाव आयोग पर उलझा रही हैं, तो दीदी कहां मुद्दों पर सियासत कर रही हैं? अनुराग जी, दीदी ने एसआईआर पर उलझाया नहीं है। जिस तरह से 60 लाख लोगों के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में काटने की इन्होंने साजिश की थी, तो सर उसको लेकर तो आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके ना। सुनिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया, जुडिशियल इंटरफेरेंस करना पड़ा उनको। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको इलेक्शन कमीशन रास्ता दिखा दिया और सीधा बोला कि एसआईआर होगा और डंके की चोट पे होगा। और तो डंके की चोट पे एसआईआर हो रहा है, डंके की चोट पे तृणमूल जा रहा है यहाँ से। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? अरे रुक जाओ दादा, स्वयं दादा प्लीज। सुनिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 60 लाख लोगों के नाम काटे हैं और समरी रिवीजन के अंदर में असम में आप बोल रहे हैं घुसपैठिए। कितने घुसपैठिए है भाई पश्चिम बंगाल में? आपने एक घुसपैठिए को नहीं निकाल पाए, आपने हिंदुओं को डिटेंशन सेंटर पे रख दिया। बांग्ला नहीं स्वयं दादा, देखिए मैं कह रहा हूं मिसलीड मत कीजिए ना स्वयं दादा। सुनिए, लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये खुद सरकार ने माना है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं से घुसपैठ होती है तो वो बंगाल की सीमा से होती है। तो बंगाल से की सीमा से कौन सा देश लगता है? फेलियर है क्या? गृह मंत्रालय हमारा है तो ये फेलियर किसकी है? तो समस्या वही है ना स्वयं दादा कि अगर मान लीजिए कि अगर घुसपैठ हो रही है और अगर उन्हें वोटर बना दिया जा रहा है और उसको लेकर एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, तो आप सियासत कर रहे हैं। ही कंट्रोल्स ऑल। देखिए जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, अमित शाह ने कोई रेजिग्नेशन दिया, पेश भी किया? नैतिकता नहीं है इनके पास में। लोग साइकिल में घुस करके आए, गोलियां चला के। नहीं, आप स्वयं दादा आप घुसपैठ वाले सवाल पर डक कर गए। जल्दी से मंत्री है सौरभ जी, पूरे देश का सबसे फेल गृह मंत्री। देखिए ये आरोप लगाना तृणमूल कांग्रेस का काम है। जब लोकसभा में आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अभी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? स्वयं दादा क्या कर रहे हैं वो बता रहे हैं। ओके सौरभ जी, देखिए जब लोकसभा में इसको लेके गृह मंत्री जी का विबृति आया था, तब लोकसभा में इनका सांसद चुप क्यों बैठे थे? दूसरी बात है कि देखिए बहाना दिखाना तृणमूल कांग्रेस का काम है। देखिए हार की आहट जब सुनाई देता है ना, हार की आहट जब सुनाई देता है तो तब हर चीज में आपको गलती नजर आता है।
जिसको ये आपने हर मोदी हर सरकार जब कहा, सुनाई देता है उनके तो हर चीज शासनकाल में आपको कितने गलती घुसपैठिए निकले, नजर में आता आप है। कितने घुसपैठिए तृणमूल निकाल रहे हैं? एक एक करके तृणमूल स्वयं दादा एक एक कांग्रेस करके का टाइम हो गया है पुरोहित जी, और जो सच है उसको मान लीजिए और क्या जो माने? नतीजा क्या होगा सच उसके लिए है तैयार कि रहिए। नरेंद्र मोदी की बैसाखी जो है सच ये 240 है सीटों कि पर रखी बंगाल है। के जनता ने ममता बनर्जी को वर्जन कर दिया। सच ये क्या कर है कि दिया? बंगाल के क्या जनता कर ने दिया? तृणमूल का क्या? विसर्जन कर दिया। सच ये है 2024 का कि चुनाव। हार के डर से अच्छा, ममता बनर्जी अच्छा, वापस अच्छा, गई। अच्छा। और सच सुनेंगे आप खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए। 4 मई हम तो खुश है। अरे भारतीय भाई 4 जनता मई पार्टी को का सरकार 4 बन रहा है, मई हम क्यों को खुश नहीं 4 रहेंगे? मई को जब भारतीय 50 से जनता नीचे पार्टी सीट का आएगी ना, सरकार बनने जा और रहा है, आपके हम तो शुभंकु अधिकारी जो होंगे। नेता है दोनों सीटों से जब हारेंगे ना तब बात करेंगे, आज बात करेंगे ठीक है, नहीं। जब हारेंगे आपके जीतेंगे नेता- दिखा देंगे, लेकिन हमारा सरकार स्वयं बनने जा दादा रहा है, एक हमको खुश है। मिनट, सौरभ जी और स्वयं जी उम्मीदवार एक नहीं मिनट, है। सौरभ जी और स्वयं जी आपके पास मैं उम्मीदवार मैं नहीं दरख्वास्त है। कर रहा हूं आपसे 2 मिनट सर, 2 मिनट 2 मिनट कांग्रेस से फलाना आ जाएगा। ठीक है स्वयं जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। स्वयं जी, आप राजनीतिक तौर पर कितने आरोप लगाना चाहते हैं आप लगाइए, ये आपका अधिकार है, बिकॉज आप एक राजनीतिक पार्टी हैं और आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि भाई उसका आधार क्या है। चूंकि बार बार इस तरह के सवाल उठते रहे, 2 केस स्टडी स्वयं दादा आपको पढ़ने की जरूरत है। एक तो मोहिंदर गिल वर्सेस सीसी 1978 का केस और टीएन सेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस। चुनाव आयोग के अधिकारों को लेकर ही क्वेश्चन किया गया था और उस पर जो फैसला आया वो चुनाव आयोग के फेवर में आया, जिसके तहत चुनाव आयोग अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है। हाँ ठीक है, तो आप इसको अगर चैलेंज करते हैं तो ये इस पर सवाल उठेगा कि भाई आप चुनाव आयोग के दायरे में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जैसा कि एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में आपको बता दिया था। खैर, मैं आपका रुख कर रहा हूं स्वयं दादा, एक बार फिर से एक बड़ी खबर आ गई है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का नारा मां माटी मानुष का है, लेकिन दीदी को अब बंगाल के वो मानुष चुनौती दे रहे हैं जो किसी न किसी वजह से पीड़ित हैं। सबसे बड़ी चुनौती वो महिलाएं हैं जो खुद या फिर उनके परिवार की किसी महिला के साथ कोई ना कोई अपराध हुआ है। वो इंसाफ के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रही हैं। इसी मोर्चे पर बीजेपी ने संदेश खाली से चर्चा में आई रेखा पात्रा के चुनावी मैदान में उन्हें उतारा है। रेखा पात्रा ने संदेश खाली में महिलाओं की लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। दूसरी तरफ आरजीकर अस्पताल में रेप की शिकार हुई महिला डॉक्टर की मां ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और टीएमसी को सत्ता से हटाने का प्रण लिया है। आरजीकर रेप विक्टिम की मां ने खुद कैमरे पर आने का फैसला किया और साथ ही बीजेपी से टिकट देने की अपील की। हालांकि बीजेपी ने फिलहाल अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। তারা হয়তো ভুলে গেছেন যে রেখা পাত্র এই বাংলারই মেয়ে, ওনাদের নেত্রীর মতন বহিরাগত নন, বাইরের থেকে আসা নন। দেখুন, যারা তর্ক করবেন করতে দিন, এইসব তর্ক নিয়ে আমরা গায়ে মাখি না কেন। পার্টিটা তো আমাদের ব্যক্তিগত নয়, এই রাজনৈতিক দলটা আমরা শুধুমাত্র পদ্মফুল স্যাম্বেল দেখে আমরা ভালোবেসে আমরা এই রাজনীতিটা করি, পার্টিটা করি। আমরা পদ্মফুল স্যাম্বেল দেখেই আমরা পার্টিটা করছি এবং আমাদের দল আমাদের যে দায়িত্ব গুরু দায়িত্ব দিয়েছে আমরা সেই গুরু দায়িত্ব পালন করবো এবং জয়যুক্ত করবো। এখানে পানিহাটিতে সিপিএম এর হয়ে যিনি লড়ছেন কলতান, তিনি এসেছিলেন সেদিন আমাদের কাছে আশীর্বাদ চাইতে এসেছিলেন। আমি তখন ওনাকে সরাসরি বলেছিলাম আপনি দাঁড়িয়েছেন কিন্তু আমার মেয়ের নাম নিয়ে কোনো রাজনীতি আপনারা করবেন না। स्वयं दादा, मां माटी मानुष की बात आपकी पार्टी करती है और अब तक आपने सत्ता चलाई इसी नारे पर, लेकिन इस बार पीड़ितों के परिवार की ओर से लोग उठने लगे हैं। वो कह रहे हैं हमें टिकट दो, हम हराएंगे ममता दीदी को। भाई संदेश खाली थोड़ी भूल जाएगा बंगाल। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ उसको थोड़ी भूल जाएगा बंगाल। ममता दीदी से सवाल पूछा जाएगा कि ये पीड़ित क्यों है। बलात्कार की घटना के खिलाफ में हमारी नेत्री ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी थी, ठीक है, सड़कों पर उतरी थी। और अपराजिता बिल जब लाया गया उसका विरोध किसने किया ये सबको पता है। गवर्नर साहब ने वो बिल रोक दिया, वो बिल पास नहीं होने दिया। सर, संदेश खाली वाले मामले में आरोपी टीएमसी का नेता है। सर सुनिए, ओ अनुराग भाई सुन लीजिए, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, पब्लिक को सुनने दीजिए जवाब। 24 घंटे में मुजरी को गिरफ्तार किया गया, सीबीआई ने भी वही रिपोर्ट दी। आज तक उसको फांसी पर क्यों नहीं लटकाया गया? हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा उसे एनकाउंटर कर देना चाहिए, सरेआम गोली मार देना चाहिए। उस व्यक्ति को आज तक पुलिस पहुंच रही है और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। क्या मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उनको न्याय मिला है? उस महिला को, अभया को न्याय मिला है? अभया को आज तक न्याय नहीं मिला। सर, संदेश खाली के आरोपी पर कुछ बोलेंगे? सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई ने भी उसे अपनी चार्जशीट में उसी आरोपी का नाम दिया। सर, संदेश खाली का आरोपी टीएमसी का नेता, उस पर कुछ बोलेंगे सर?
नहीं, संदेश खाली के अंदर में जिसने काम किया है उस व्यक्ति जेल के अंदर में है। तृणमूल कांग्रेस में अगर कोई रह करके कोई व्यक्ति, आप मुझे बताइए ना, बिल्किस बानो के अपराधियों को माला पहनाने वाली भारतीय जनता पार्टी तो रेखा पात्रों अरे तो उनकी गलती से आपकी गलती थोड़ी छिप सकती है सर। मान लीजिए अगर उन्होंने गलती की है तो आपकी गलती पर पर्दा थोड़ी डल सकता है। बंगाल की जनता सवाल पूछेगी ना कि महिलाओं पर अपराध क्यों हुए, मां माटी मानुष कहने वाली पार्टी के राज में आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये तो सवाल पूछेगी ना पूरे चुनाव में। सर मुझे बताइए, देश के अंदर में प्रति घंटे में कितने बलात्कार हो रहे हैं? आपके पास डाटा है ना? आप तो बंगाल को देश से, आप तो बंगाल की छवि को देश की छवि से अलग रखना चाहते हैं ना सर। बंगाल में तो सब कुछ अच्छा करना चाहते क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है। ये आरजी करके मुद्दे पर अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकने जाएंगे तो बंगाल की जनता आपको जवाब देगी। ठीक है, जो भी सौरभ सिकदर जी, जवाब आपको मिलेगा आरजी कर जैसा मुद्दा उठा चुनाव में, या संदेश खाली का मुद्दा उठा, या सवाल का जवाब स्वयं पुरोहित को मिलेगा? सामने आ गया। ठीक है अनुराग जी, हम तो चाहते हैं सौरभ जी, हम तो चाहते हैं बंगाल का जनता जरूर जवाब दे। हम तो उस जवाब का अपेक्षा कर रहा है। ये आरजीकर के लिए भी जवाब दे। साधारण चुप रहिए ना, आपके बारे में मैं नहीं बोला था, थोड़ा सुनने का प्रयत्न कीजिए। और जो है संदेश खाली में भी लोग जवाब देंगे। बाकी है कि इस बार गुंडागर्दी नहीं चलेगा। स्वयं दादा सुनना पड़ेगा ना आपको। स्वयं ये सुनते ही नहीं है ना, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है, इसलिए सुनते ही नहीं है। ये सुनते नहीं है क्योंकि इसके पास जवाब नहीं है। तो बंगाल के जनता ने अपना मन बना लिया है। तो अभी ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी सोच रहे हैं कि हर बार के तरह गुंडागर्दी करके, हर बार के तरह अपने ऑफिसरों को काम पे लगा। स्वयं दादा आपने बोल लिया। स्वयं दादा आपसे मैंने सवाल बहुत सारे पूछे। आप स्वयं दादा, मैं फिर आऊंगा आपके पास। एक बार सौरभ सिकदर को सुन तो लेते हैं। हाँ सौरभ जी, जल्दी से 20 सेकंड सर। हाँ देखिए, ममता बनर्जी का आखिरी कोशिश ये है, जितने भ्रष्ट ऑफिसर जिसका तृणमूलीकरण हो गया है उससे चुनाव करवा के आम जनता को वोट दान से विरत रखे। लेकिन निर्वाचन कमीशन ने ये मनसूबा समझ लिया है और इसी के लिए जो है जितने ठीक है सर। खबरों की रणभूमि में